नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं शिवम चौधरी। मेरे चैनल शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी दो बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, एक छत्तीसगढ़ से और एक वो व्यक्ति जो अपनी नागरिकता खो चुका है, जो आज के समय में उसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है और यह स्थिति खड़ी कर दी उसके लिए भारत कहने से अजीत डोभाल ने। आज बात होगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की। पहले बात भूपेश बघेल की। जिन लोगों ने आईफोन चलाया होगा उन्हें पता होगा कि उसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, मिनी, अल्ट्रा, अल्ट्रा प्रो मैक्स। जो दिल्ली का आबकारी घोटाला था वो मिनी मॉडल था, जो छत्तीसगढ़ में हुआ वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, एक नई आबकारी नीति बनाते हैं, कागज पत्तर पे साइन करवाते हैं मनीष सिसोदिया से और नई नीति बनाकर और उस तरीके से घोटाला करते हैं। लेकिन कक्का यानी भूपेश बघेल ने कहा, अरे कौन फाइलों पे साइन करे, कौन कागज पत्तर घिसे, कौन सियाई घिसे, हम नया पैरेलल सिस्टम ही खड़ा कर देते हैं। यानी कि सरकार तो दारू बेच ही रही है, जो ये सिंडिकेट है जिसने पूरा का पूरा ये क्राइम किया, वो अलग ही उसने पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया और 2100 करोड़ रुपए से ऊपर का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। ईडी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये करप्शन लगभग डबल से ज्यादा का है, यानी 2100 करोड़ तो वो है जो सरकारी खजाने को चोट पहुंची है और इस नहीं और इससे कहीं ज्यादा पैसा वो है जो पूरे के पूरे सिंडिकेट की जेब में गया, जो पैसा आबकारी मंत्री की जेब में गया, जो पैसा अधिकारियों और पूर्व मेयर के भाइयों की जेब में गया। क्या था पूरा घोटाला? क्या है 2100 करोड़ की कहानी? दरअसल किसी भी राज्य की सबसे बड़ी कमाई का सोर्स होता है दारू और पेट्रोल। इसलिए हमने देखा कोरोना के बाद जब सबसे पहले कोई चीज खुली तो दारू के ठेके खुले, क्योंकि सरकार को पता था पैसा यहां से आना है। इसी तरीके से भूपेश बघेल की सरकार को भी पता था कि पैसा अपनी जेब में कहां से आना है। इसलिए 2019 से 2022 के बीच में 3 साल ये पूरा का पूरा स्कैम हुआ। हुआ कैसे? मान लीजिए एक शराब की दुकान है, उसके ऊपर एक दारू की बोतल बिकती है, उसका 1000 रुपए का रेट है, 600 रुपए उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 200 रुपए कमीशन, 200 रुपए सरकार का टैक्स। मोटा मोटा मैंने एक रफ एस्टिमेट बताया। उन्होंने क्या किया कि उसी दारू की दुकान के अंदर दो काउंटर लगा दिए। एक पे तो सरकारी रेट पे ही दारू बिक रही है, दूसरा वहां पर दारू तो असली है लेकिन उसके ऊपर जो होलोग्राम है, जो रेट लिस्ट है, वो नकली है। वो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ा ही नहीं कि उस दारू की दुकान पर वो बोतल आई है और पैरेलल वो बोतल बेची जा रही है। यानी कि सरकार को वो 200 रुपए जो पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच रहे। अगर मान लीजिए एक दुकान पे 10,000 बोतलें बिक रही हैं तो 2,000 बोतलें तो सरकारी रेट पे बिक रही हैं, सरकार को टैक्स जा रहा है और 8,000 का जो पैसा है वो सिंडिकेट के पास जा रहा है जिसने पूरा का पूरा ये स्कैम खड़ा किया। अब जब ईडी की रेड पड़ती है, ईडी सिंघम की तरह स्कॉर्पियो लेकर भूपेश बघेल, उनके बेटे और 14 ठिकानों पर रेड मारती है, तो भूपेश बघेल कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरा सवाल यह है भूपेश बघेल से, मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, ये आपका काम था मुख्यमंत्री होते हुए कि आपको पता होना चाहिए था। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब भूपेश बघेल को इसकी जानकारी थी। आप ये बताइए, छोटे से छोटा क्रिमिनल होता है, एक छोटे से छोटा दरोगा होता है, उसे पता होता है कि मेरे एरिया में कौन क्रिमिनल क्या अपराध कर रहा है। और आपको पूरे राज्य में ये नहीं पता था कि जो आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है उसमें कौन लोग पलीता लगाकर किस तरीके से एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करके काम कर रहे हैं। शायद कोई नौसिखिया ही होगा जो इस बात पर, इस बयान पर विश्वास करता नजर आएगा। और जो रेट पड़ी है ईडी की उनके ठिकानों पर, अब तक खबर ये है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी के कागजात वहां पर से मिले हैं। भूपेश बघेल के घर से लगभग 33 या 35 लाख रुपए, अलग अलग सोर्सेज है, कोई 33 कोई 35 कह रहा है, इतने लाख रुपए उनके घर से मिले हैं। और उनके बेटे के यहां से क्या मिला है अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि नोट गिनने में अधिकारियों के थूक खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी। यह स्थिति पूरी की पूरी रेड के अंदर थी। निश्चित तौर पर एक बड़ा नंबर, एक बड़ा पैसा, एक बड़ी बेनामी प्रॉपर्टीज के कागजात इस पूरी रेड के अंदर से मिली है। जब पूरा कंपाइलेशन होगा निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर वो चीजें रखी जाएंगी। तो जिस तरीके से ये स्कैम हुआ इसमें कई लोगों के नाम है। रायपुर के पूर्व मेयर एजाज के भाई अनवर, उनका नाम इसके अंदर है। अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस अधिकारी, अरुण प्रतीक त्रिपाठी पूर्व टेलीकॉम अधिकारी, साथ ही जो आबकारी मंत्री थे क्वासी लकमा, ये इसके अंदर है। क्वासी लकमा आप ये मानकर चलिए दिल्ली का मनीष सिसोदिया है ना,
छत्तीसगढ़ के मनीष सिसोदिया क्वासी लखमा है, जेल के अंदर है, गिरफ्तार किया गया, जर्मनी से लाया गया। और जब उनके बैंकों के ट्रांजैक्शन देखे गए तो 36 महीने के अंदर, जिस दौरान वो आबकारी मंत्री थे, 72 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंचे, लगभग हर महीने 2 करोड़ रुपए। अब क्वासी लखमा ने कहा, भैया मैं तो अनपढ़ आदमी था, मुझे नहीं पता था, फाइल लाके दे दिया जाता था और उसमें मैं सिग्नेचर कर देता था। पहला सवाल, क्वासी लखमा अनपढ़ थे और वो सिग्नेचर कर रहे थे, क्या इतने नौसिखिए थे वो? आबकारी मंत्री बन रहा है कोई, निश्चित तौर पर बहुत चतुर होगा राजनीतिक तौर पर। कल को मनीष सिसोदिया भी ये कहेगा, अरे मुझे तो पता नहीं था, उसने अरविंद ने कहा था साइन कर दो, मैंने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बताया जा था कि सरकार को बहुत फायदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि किसी मंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए और झूठा नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चीज के पैरामीटर्स पर क्वासी लखमा फेल होते नजर आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है, भूपेश बघेल जो ये कह रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, किस तरीके से राजनेता, अधिकारी, मंत्री, मेयर, हर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है। यहां तक कि खबरें ये आ रही हैं, जो उनके बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनका नाम भी इसमें बताया जा रहा है। इसलिए जब उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई तो बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं, पैसा वहां से निकल कर आया। अब भूपेश बघेल ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे यहां से तो 3 चीजें मिली हैं। सबसे पहला कि मेरे यहां जो रमन सिंह है, उनके दामाद और कोई मनते राम है, उनके बीच की बातचीत की पेन ड्राइव वहां से मिली है। और कह रहे हैं कि कुछ खेती का, डेयरी का और स्त्री धन रखा था 33 लाख रुपए, वो मेरे घर से मिला है। ऐसी कुछ 2-3-4 चीजें उन्होंने बताई कि वहां से अलग अलग चीजें मिली है। मेरा पहला सवाल भूपेश बघेल जी से है कि आपके घर में अगर किसी स्कैम की, अगर तथाकथित वो मान लूं मैं उस स्कैम है, उसकी पेनड्राइव आपके घर में रखी है, तो क्यों रखी है? वो किसी पुलिस थाने के अंदर होनी चाहिए थी, वो कोर्ट के अंदर होनी चाहिए थी, वो पब्लिक डोमेन में या मीडिया के बीच में आपको रखनी चाहिए थी। आपने एक क्राइम के पोटेंशियल एविडेंस को अपने घर में छुपा के रखा है, अगर आपकी ही बातों को मानो। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि 33 लाख रुपए रखे थे घर से, तो निश्चित तौर पर उसकी जानकारी आपको कोर्ट में देनी होगी कि उसका, वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि मुझे पंजाब का प्रभारी बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि कहीं वहां पर उन्हें हरा ना दूं। पहली बात, अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी, ऐसी मूर्खता करेगी, तो इसका मतलब वो आम आदमी पार्टी को न्योता दे रही है वापस से पंजाब में जिंदा होने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वहां 3 में ना 13 में, वहां तो विधायक नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है वो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन पंजाब कनेक्शन खास देखिए, जो दिल्ली का क्राइम करने वाला था वो भी पंजाब पहुंचा, जो छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है वो भी पंजाब पहुंचा, और पंजाब के मुख्यमंत्री तो खास मशहूर हैं खास चीज के लिए, तो पंजाब का क्या कनेक्शन है इस पूरे के पूरे सिनेरियो से, वो भी एक बहुत हास्यास्पद है। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं भूपेश बघेल का नाम महादेव बैटिंग स्कैम में भी आया था। जो महादेव बैटिंग स्कैम का मास्टरमाइंड था, उन्होंने भी बघेल साहब का नाम लिया था, और बघेल साहब खास माने जाते हैं प्रियंका गांधी के। तो मेरा एक सवाल है, आपने एक मूवी देखी होगी रेड, उसमें जब अजय देवगन रेड करने जाता है तो उसके पास एक नक्शा होता है, उसे पता होता है घर में कौन कौन सा खजाना, पैसा, जेवरात, सोना कहां कहां छुपा है। उस नक्शे की बदौलत वो देख लेता है कि भाई घर के इस पिलर में पैसा है, इन पैड़ियों में पैसा है, छत में पैसा है। तो निश्चित तौर पर घर का कोई भेदी था जिसने जानकारी दी थी। वो कौन था जिसे ये पता था कि भूपेश बघेल उनके बेटे और फला 14 ठिकानों पे ये पैसा रखा है, प्रॉपर्टी के कागजात रखे हैं? कोई तो था घर का भेदी। कौन था? ध्यान रखिएगा, बघेल साहब प्रियंका जी के खास हैं, और प्रियंका जी की आज अदावत परिवार में किसके खिलाफ है? हमें याद है प्रियंका गांधी के पति की पूरी प्रॉपर्टीज की डिटेल हरियाणा में चाय की दुकान पर चली गई थी, और एक आदमी चाय की दुकान पर बैठ के डिस्कस करता था कि फला फला रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टीज है। कौन था जिसने वो सारी जानकारी लीक की थी? कौन है वो जो राहुल गांधी के विदेशी डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देता है? कौन है वो परिवार के अंदर जो राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं की डिटेल्स को लीक कर देता है? कौन है वो जिसने बघेल साहब की सारी जानकारी ईडी तक पहुंचाने में मदद की? क्यों? अब ऐसा तो है नहीं कि भैया अगर मैं श्वेता सिंह की बात मानूं कि नोट में चिप वेब कहीं छपा हुआ है, तो निश्चित तौर पर किसी ने तो बताया होगा कि भैया भूपेश बघेल जी के घर में फिलहाल, या उनके बेटे या उन 14 ठिकानों पर फिलहाल फला कमरे की फला अलमारी में फला पैसा रखा है, फला कागज रखे हैं। यानी कि किसी ने तो वो नक्शा ईडी को दिया होगा। तो साफ दर्शाता है कि परिवार में किस तरीके से फूट है और किस तरीके से ये जानकारियां ईडी के पास पहुंच रही हैं। अलग अलग केसेस में कोई किसी की हेल्प कर रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है। तो ये जो खुली लड़ाई है जिसके बारे में बार बार बात करता हूं, वो उसमें ये एक तरीके से कोलेटरल डैमेज इस तरह के लोग हो रहे हैं।
और दूसरी चीज, जब ईडी कहीं छापा मारती है, खासकर कोई मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, कोई मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, तो ईडी वहां एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर ये सब काम करती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पॉलिटिकल फॉल आउट कितने बड़े होंगे, कितने बड़े आउटकम इसके निकलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ईडी जब वहां पहुंची होगी तो उसके पास जानकारी फुल प्रूफ होगी, और जब एक्शन लिया जाएगा और चार्जशीट बनाई जाएगी तो उसमें भी इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसमें एक किरदार और आता है, वह है कोर्ट। हमने देखा किस तरीके से कोर्ट इस तरह के ऑफेंडर्स को मदद पहुंचाती आई है, किस तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन किस तरीके से सिस्टम का इस्तेमाल कर कर बड़े बड़े वकील कोर्ट के माध्यम से इन्हें जमानत दिला देते हैं। बस यही उम्मीद है उस सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या जहां पर भी ये केस जाएगा, कि आप एक प्रेसिडेंट सेट करिए कि बार बार इस तरह के ऑफेंडर्स छोड़े ना जाए। मैं कह रहा हूं अगर बघेल साहब ने कुछ नहीं किया तो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ये साबित कर देते हैं कि भैया 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जायज है, उसके डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पैसा वो साबित कर देते हैं कि भैया ये पैसा इसी सोर्स से आया है, और बहुत बेहतर है, उसकी रसीद दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दे पाते, कोई भी हो, उसको निश्चित तौर पर एक नजीर एजेंसीज के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से बनना चाहिए। अब बहुत हुआ कि नेता जेल जाए, 2-4 महीने में छुड़ के आ जाए, और उसके बाद कोई उनकी बात भी ना करे। अब इसके बाद ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से हुआ। एक विदेशी ऑफेंडर, इकोनॉमिक ऑफेंडर ललित मोदी, उसकी भी बात कर ली जाए। ललित मोदी भारत में आईपीएल का चेयरमैन रहा, या कहें आईपीएल का सूत्रधार रहा। मोदी नगर शहर है दिल्ली के पास, वो उन्हीं के पूर्वजों ने बसाया। बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, लेकिन भारत में जिस तरीके से उसके ऊपर असंख्य केस हुए, वो भागकर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड एक सेफ हेवन है उन सभी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए पूरी दुनिया में। आप कहीं भी क्राइम कीजिए इकोनॉमिक रिलेटेड, वहां जाइए, पैसा वैसा दीजिए और आराम से सेटल हो जाइए। अब ललित मोदी ने इंग्लैंड से भी भागने की कोशिश की, और उसने वनुआतू करके एक देश है, पैसिफिक्स में है, आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके ऊपर है, पापुआ गिनी के थोड़ा सा वेस्ट में पड़ता है। वहां पे एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, 80-82 उसके छोटे छोटे द्वीप है वहां पे। वो उसने उसकी नागरिकता ली। क्यों ली नागरिकता? दरअसल वनुआतू में ये आप कोई भी जाके नागरिकता ले सकता है। वहां पे 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको एक गोल्डन पासपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कौन है, आपका पैसे का सोर्स क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई जानकारी नहीं, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो एक तरीके से आप बेनाम हो जाते हैं। आपकी मतलब, हाँ आपके पास पासपोर्ट है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए उसने वनुआतू की जो सिटीजनशिप है वो लेने का प्रयास किया। क्यों लिया, क्यों भागा वो इंग्लैंड से? पहले भारत से इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में उसे लगा कि भैया बहुत आसान है, रहूंगा आराम से, विजय माल्या रह रहा है, नीरव मोदी रह रहा है, मैं भी रह लूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया। अब भारत और इंग्लैंड के बीच में बात चल रही है एफटीए की, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन भारत ने जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं, वो ये लगाई हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इंग्लैंड को बहुत जरूरत है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता, अमेरिका वो सपोर्ट दे नहीं रहा। अगर उसे अपने व्यापार को बचाना है, उसे अपने मार्केट को बचाना है, उसे अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो आज के समय में उसे सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए जरूरी है एफटीए। पहले 2-3 प्रयास हो चुके हैं, लेकिन बार-बार अमेरिका के द्वारा वो सैबोटाज कर दिया जाता है। लेकिन अब जो यूके है, वो उसे सीरियसली कंसिडर कर रहा है कि भारत के साथ एफटीए हो। भारत ने कहा, भैया एफटीए एफटीए तब होगा जब हमारी कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड है। उसमें एक डिमांड ये है कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, उन्हें हमें वापस करना होगा। ये शायद खबरें ललित मोदी जैसे लोगों तक पहुंची, तो उन्होंने कहा भैया ऐसी जगह की नागरिकता लो जो कोई पूछे ना कि आप ड्रग माफिया हो, आप किसी देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर हो, आप आतंकी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप खिलाड़ी हो, आप एक्टर हो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया। वनुआतुओं ने कहा कि भैया ठीक है, हम आपको सिटीजनशिप देते हैं, और सिटीजनशिप दे दी गई। उसके बाद ललित मोदी ने जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इंग्लैंड के अंदर, उसमें अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। उसके ठीक एक दिन बाद वनुआतु ने कहा कि हमें नहीं पता था कि आप इकोनॉमिक ऑफेंडर है, और हम आपकी एप्लीकेशन रद्द करते हैं और आपकी नागरिकता रद्द करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि पब्लिक को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं कि किसका फोन गया होगा, किसने कहा होगा वनुआतु को भैया ये काम मत करो वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें ध्यान है पिछले साल वनुआतु में एक बड़ा भूकंप आया था। भारत ने 500,000 यूएस डॉलर्स की मदद की थी, जो लगभग 4-4.5 करोड़ से ऊपर बैठता है। निश्चित तौर पर भारत एक बड़ा पार्टनर है इस पूरे के पूरे रीजन में। हमें याद है पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे।
किस तरीके से इस पूरे के पूरे रीजन को भारत की वैक्सीन मैत्री के माध्यम से वैक्सीन मिली थी, किस तरीके से भारत इन्हें अलग अलग समय पर इकोनॉमिक सपोर्ट करता रहता है। तो भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ या बड़े देश के साथ वनुआतु अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। तो उसने कहा, ललित साहब आपकी नागरिकता कैंसल। अब ललित साहब फंस गए हैं, भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है, अब वनुआतु की सिटीजनशिप है नहीं, अब वो मझधार में लटक गए हैं। इसलिए अब दिक्कत ललित मोदी के साथ बड़ी होने वाली है। और मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये पूछते थे कि ललित मोदी को तो भगाने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व थे, एक महिला नेता की जो बेटी है उन्होंने तो इनके लिए केस लड़ा था। लेकिन अब इसी ललित मोदी के खिलाफ किस तरीके से सरकार लामबंद है, एक नजीर बनाना चाहती है। किस तरीके से विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए की जिसकी देनदारी है, उसके 14,000 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त कर लिए गए हैं। नीरव मोदी के एसेट्स जब्त कर लिए गए हैं। कोई बताएगा नहीं क्योंकि वो एजेंडा में फिट नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर है, आएंगे एक दिन, एक्स्ट्रेडिशन भी होगा। ललित मोदी में वो नजीर बनाई जा रही है, लेकिन जितने का क्राइम है उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी उनकी भारत में ऑलरेडी सीज कर ली गई है। एक्शन हो रहा है, लेकिन अगर भारत में ही होता तो बात अलग थी, क्योंकि आप एक थर्ड कंट्री उसमें इन्वॉल्व हो गई है, उसके साथ आपको बात करनी है, उसके साथ आपको नेगोशिएशन करने हैं, कुछ क्विड प्रो को होगा, कुछ आप देंगे, उसके एवज में वो आपकी हेल्प करेगा, तो उसमें समय लगता है। तहुवर राणा आया ना भारत के अंदर, ऐसे बहुत से लोग हैं। ये क्रिश्चियन मिशेल आया था ना, अगस्ता वेस्टलैंड वाला, ललित मोदी भी आएगा, नीरव मोदी भी आएगा, समय लगेगा लेकिन आएगा। कम से कम उसकी शुरुआत वनुआतु से होती दिखाई दे रही है। अब परेशान है ललित मोदी क्योंकि भारत की पासपोर्ट सरेंडर वनुआतु ने मना कर दिया। तो शायद ललित मोदी एक ऐसा अभागा व्यक्ति है जिसके पास फिलहाल किसी देश की नागरिकता है नहीं। वो स्थिति लाकर भारत सरकार ने उनके लिए खड़ी कर दी है। तो जो लोग पूछते हैं कब होगा एक्शन, मुझे तो होता दिख रहा है एक्शन, बस आंखें खोलने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर हो जाएं, ताकि और रीच इस चैनल की बढ़े और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।